अस्सलामुअलैकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूं सैयदा आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलामुअलैकुम। सेठी साहब, पिछले हफ्ते जब हमने शो छोड़ा, वीकेंड था, तो नवाज शरीफ साहब जो थे वो चाइना थे और शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरेबिया पहुंच गए थे। उनके साथ इसहाक डार गए थे वहाँ। ऑल ऑफ अ सडन कुछ अपॉइंटमेंट्स शुरू हो गई और वो सब लोग जो इससे पहले बोल रहे थे उनमें सबसे ज़्यादा नुमायां थे राना सनाउल्लाह साहब। आपको पता है टीवी इंटरव्यूज़ में किस पे सबसे ज़्यादा फप्तियाँ राना साहब कस रहे थे। सब जानते हैं कि वो चाहें तो वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं, लेकिन बड़ा पन है कि अभी तक उस ओहदे पर वो कनात किए हुए हैं। राना सनाउल्लाह साहब क्या बातें कर रहे थे वो तो माजी का किस्सा हो गई, लेकिन आपने राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से एक स्टोरी भी सुनाई थी कि कहानी चल लीग के अंदर, और फिर ये भी बताया था कि राना साहब के साथ क्या होने जा रहा है। प्रेडिक्शन क्या थी वो चलाएंगे। And so therefore you will see a lot of this going on. And मेरा नहीं ख्याल जावेद लतीफ़ चुप करेंगे, मेरा नहीं ख्याल राना सनाउल्लाह चुप करेंगे, बट अलबत्ता ये मेरा ख्याल है कि इन दोनों में से एक या दोनों को कोई पोजीशन मिल जाएगी। देखें ज़रा हैत की बात है, और उनको पोजीशन मिल गई, लेकिन पोजीशन जो है वो है वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर शहबाज शरीफ साहब के साथ जाके लग गए नून लीग के कैंप से नवाज शरीफ साहब के। तो क्यों, आप क्या सोच रही थी कहाँ लगेंगे वो? अच्छा, मुझे था कि शहबाज शरीफ साहब तो आपको पता है वो तो धीमे मिजाज के सबके साथ मिलकर चलने वाले हैं। राना साहब इधर से तोपों से गोले मार रहे हैं और वो जाके उधर बैठ गए हैं। अब आप क्या, वो आगे क्या करेंगे? चुप हो जाएंगे? नहीं, देखिए, अब मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था कि ये फैसला कि राना साहब बात करनी है बाहर बैठ के करेंगे या बात करनी है अंदर बैठ के करेंगे, ये फैसला शहबाज शरीफ साहब और राना साहब ने छोड़ दिया था नवाज शरीफ साहब के ऊपर। नवाज शरीफ साहब ने बाहर से, जब वो चाइना में थे, वहाँ से फ़ोन करके अपना फ़ैसला सुना दिया। वो ये था कि हाँ, हमें ये बात करनी ज़रूरी है जो राना साहब कर रहे हैं, मगर ये मुनासिब बात नहीं है कि हम बाहर बैठ के ये करें, ये अंदर बैठ के ये डिबेट होनी चाहिए। अच्छा। कि हम कितने मोहताज हैं, कितनी स्पेस है हमारे पास, कौन से फ़ैसले हमारे हैं और कौन से नहीं हैं, किस फैसले की ज़िम्मेदारी हमने लेनी है, किसकी ज़िम्मेदारी कहीं और या किसी और ने लेनी है, और हम ये पपट्स ना बन जाएं, स्टूजेस ना बन जाएं, उसके साथ हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। हमारा अपनी भी एक राय होनी चाहिए, अंगूठे पे अंगूठा नहीं लगाना चाहिए। तो ये डिबेट चल रही थी। अच्छा। तो उसमें फिर फैसला नवाज शरीफ साहब ने यही किया कि राना साहब तुसी जाके बैठो इस्लामाबाद विच, और जाके काबीना च बैठो, और जो गल करनी है उत्थे तुसी खुल के करो। वहाँ आपके और भी साथी हैं और शहबाज साहब भी हैं। अगर शहबाज साहब एक बात कहते हैं और आपका मौक़िफ़ फ़र्क है तो सबके सामने करें, वहाँ फ़ैसला हो जाए। उसके बाद जो भी फ़ैसला होता है उस पर सब टिक जाएँ, ये नहीं कि फिर बात और बढ़ाएँ। तो मेरा ख्याल है दिस वाज अ डिसीजन, और इसलिए अब राना साहब जो है वो काबीना में बैठेंगे। उनकी एक बड़ी सीनियर हैसियत है और वो बात खुल के करेंगे जो उन्होंने करनी है। मेरा नहीं ख्याल कि वो हाँ में हाँ मिलाएंगे, मगर ये ऐसे भी नहीं है कि वो डिस्टेबलाइज़ करेंगे। अगर आप मेरे से कोई और प्रेडिक्शन चाहते हैं ज़ाहिर है हम चाहते हैं कि बाकी क्या होगा। असल में राना साहब का जो एक्सपीरियंस है वो दाखिला में भी है, कानून में भी है। अब जब वो उधर मशवरे देंगे तो ज़ाहिर है इन्हीं वजारतों से मुतालिक देंगे, उन वजारतों पे तो वहाँ कोई और। अच्छा, अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की। आपने शुरू आज प्रोग्राम किया, इफ हवाला दिया कि जी मोहसिन नकवी साहब का, ऐसे ही है ना? ये एक्चुअली राना साहब का टारगेट थे वो। अच्छा, तो उन्होंने टारगेट नहीं थे, उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा यार वो तो जो उनके साथ हैं, जो उनको बैकिंग कर रहे हैं, वो जो चाहें वो प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं। अच्छा, अब बात ये है कि ये बात में वज़न तो है कि मोहसिन नकवी साहब जो है उस जिस स्पीड से वो उभरे हैं और जिस स्पीड से वो उनकी तरक्की हुई है, वो आम चीज़ नहीं है। इट्स क्वाइट अ स्पेशल एक्स्ट्रॉर्डनरी डेवलपमेंट। अच्छा, और उनको जो ओहदा दिया गया है वो है होम मिनिस्ट्री का। होम मिनिस्ट्री जो है वो इस्टेब्लिशमेंट अपने पास रखना चाहती है, इसीलिए जिस सख्ती के साथ उन्होंने पीटीआई को निपटा है वो एक तारीख़ में लिखा जाएगा, जो इस्टेब्लिशमेंट का रोल और जो ब्यूरोक्रेसी का रोल था यहाँ। तो अब इस्टेब्लिशमेंट ये पैगाम देना चाहती थी पीटीआई को भी और भी लोगों को और मीडिया को भी, और भी जो लोग इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करते हैं या डिस्टेबलाइजेशन करते हैं, कि हम सख्ती से कुचलेंगे इनको। तो इसलिए उन्होंने मोहसिन नकवी साहब को वहाँ भेजा, और मोहसिन नकवी साहब जब उन्होंने ये ओहदा कबूल किया तो मेरा ख्याल है ये अंडरस्टैंडिंग भी थी कि फिर मेरी टीम मुझे दी जाए, और वो टीम पंजाब वाली मांग रहे थे, आपको पता ही है, जिस टीम के साथ उन्होंने पंजाब में कारकर्दगी दिखाई थी। तो अब वहाँ आके पहला इशू बना। अब वो मिल तो गई होम मिनिस्ट्री, बिकॉज जाहिर है अगर वहाँ से ऑर्डर आता है तो शहबाज साहब ने कहा ले लें यार फिर। अब मसला क्या है? मसला ये है कि थोड़ा सा
सियासी लोगों में और इस्टेब्लिशमेंट में ये फ़र्क होता है कि इस्टेब्लिशमेंट बहुत सी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में देखती है, जल्दी फैसले करती है, डिसाइसिव होती है, इधर उधर की बात नहीं करती, ज़्यादा पॉलिटिक्स नहीं खेलती। पॉलिटिशियंस का तो काम है पॉलिटिक्स खेलना। पॉलिटिशियंस का काम है कि लड़ाई झगड़े इतने नहीं करने। ख़ुसूसन ये जो नून लीग वाले हैं या पीपल्स पार्टी वाले हैं, ये मुकमुका बातचीत के लिए हर वक्त तैयार होते हैं। अच्छा। कि कुछ लें कुछ दें। ये सियासत को इसी को कहते हैं। हाँ। इसीलिए हम कहते हैं कि इमरान खान सब सियासतदान नहीं है, क्योंकि वो लेने देने की बात ही नहीं करते। ठीक है ना। अच्छा, और इस्टेब्लिशमेंट भी ज़्यादा लेने देने की बात नहीं करती, ब्लैक एंड वाइट, लिनियर। तो इस सिलसिले में खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक ही किस्म का उनका रवैया होता है। मगर पीपल्स पार्टी और नून लीग का ये रवैया है कि यार जो अपोजिशन होती है आपकी, उसके साथ बातचीत करनी चाहिए, न्यूट्रलाइज लेके चलना चाहिए, साथ लेके सबको। चलना चाहिए, नहीं तो सबका नुकसान हो जाएगा। जी। कुछ लेन कुछ देन, कुछ ये कुछ वो, इसी तरीके के साथ ये सारी उम्र ऐसे ही करते रहे। तो अब ये है कि जब होम मिनिस्ट्री चली गई है कहीं और, तो खदशा ये है कि से फॉर एग्जांपल कल को पागल किस्म का फैसला पीटीआई करती है कि जी हमने लॉन्ग मार्च करनी है इस्लामाबाद में। अच्छा। और अगर राणा साहब या कोई और नून लीग का कोई बंदा होम मिनिस्ट्री में बैठा होता तो प्राइम मिनिस्टर ने कहना था यार जाके मनाओ उन्होंने, क्या काम ना करन। ठीक, अगर नहीं बनते तो यार वो कोई हथियार नहीं होने चाहिए थोड़े को, व्हेन यू स्टॉप देम, कोई गोली शोली ना चले, कोई खून खराबा ना हो, हुकूमत के ठीक लिखा जाएगा हाँ। हाथ पे। तो ये कोशिश यही होती है कि इसको डिफ्यूज़ किया जाए। ठीक। इस्टेब्लिशमेंट जब होगी या उनका कोई बंदा होगा वहाँ, तो होगा हार्ड लाइन, टंगा तोड़ दो, टीयर गैस मार दो, ये कर दो वो कर दो, टीच देम अ लेसन, सॉर्ट देम आउट। ये एक अदलिया बहाली तहरीक देख लेना। तो हाँ, तो मैं ये बिल्कुल तो इसलिए ज़रूर इस इशू के ऊपर राणा साहब के वहाँ जाने के साथ काबीना के अंदर जब डिस्कशन होगी लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज़ के ऊपर, जिसका ताल्लुक फेडरल गवर्नमेंट से है, तो वहाँ हो एक पॉइंट ऑफ व्यू नकवी साहब का है और राणा साहब का थोड़ा सा मुख्तलिफ, ज़्यादा नहीं मुख्तलिफ आएगा। अच्छा। थोड़ा सा मुख्तलिफ, थोड़ा सा उसमें टच होगा। तो ये चीज़ चलेगी वहाँ। अब मेरा ख्याल है इसके अच्छे नताइज निकलेंगे, बुरे नताइज नहीं निकलेंगे, बिकॉज अगर एडजस्टमेंट थोड़ी सी हो जाती है बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ व्यू तो बेहतरी आएगी इसमें। इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अनदर पॉइंट ऑफ व्यू, ताकि थोड़ा सा इसको मीडिएट कर लिया जाए। बहुत कुछ। मगर अभी हाल ही में मैंने एक स्टेटमेंट सुना था नकवी साहब का। अब पता नहीं क्यों उन्होंने ऐसी बात कही, क्योंकि मेरा ख्याल है वो सवाल ही बड़ा टेढ़ा किस्म का था। कुछ लोग प्रवोक करने के लिए बैठे होते हैं मीडिया के अंदर, और कहा जी अगर तो छोड़ना पाया एक ओहदा पीसीबी का या होम मिनिस्ट्री का, तो आप कौन सा छोड़ेंगे। अब ये कोई फेयर सवाल तो नहीं है यार, कभी इशू नहीं खड़ा हुआ छोड़ने का, तो आप क्यों ये पूछ रहे हैं। एक किस्म का प्रेशर डाल रहे हैं आप मोहसिन नकवी साहब के ऊपर। तो नकवी साहब को चाहिए था हंस के उसको टाल देना, मगर उन्होंने फिर मेरा ख्याल है जवाब दे दिया और कहा नहीं अगर कोई ऐसी बात होती है तो मैं पीसीबी रखूँगा, होम मिनिस्ट्री छोड़ दूँगा। मैं समझता हूँ ऐसी बात करनी नहीं चाहिए थी। क्यों इस ट्रैप में आप जाते हैं कि मैं इधर हूँगा उधर हूँगा। आपका यार ऐसी कोई सूरत हाल है ही नहीं, तो आप क्यों सवाल पूछ रहे हैं, ख़त्म। अच्छा, मगर उन्होंने कह दिया। इसका ये मतलब है कि या तो कहीं ना कहीं बात ऐसी चली है या उनका ख्याल है आगे चल सकती है। अच्छा। तो अब राणा साहब का वहाँ पहुँचने के साथ मैं समझता हूँ कि कुछ बातें जो हैं वो फिर हवा में चलनी शुरू हो जाएंगी। हाँ। आज नहीं कल नहीं परसों, कि ये जी होम मिनिस्ट्री जो है वो शायद इधर उधर ना हो जाए। मगर बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, इस्टेब्लिशमेंट ये नहीं चाहेगी कि राणा साहब होम मिनिस्ट्री में आए। अच्छा। तो वो ये चाहेंगे कि मोहसिन नकवी साहब वहाँ रहें। हाँ। तो राणा साहब को जो भी कुछ करना है वो फिर बैठ के काबीना के अंदर ही अपना राय देनी पड़ेगी। हाँ, ज़रूरी तो नहीं है ना कि मोहसिन साहब उससे रुखसत, तो ये हो सकता है कि काम थोड़ा मुश्किल बना दिया जाए, थोड़ा इतना आसानी से, वो क्या कहते हैं फ्री वॉक, केक वॉक नहीं हो उनके लिए ना। अच्छी बात है ना, कैबिनेट इसीलिए होती है, डिस्कशन के लिए होती है। हाँ, आपस में मिलजुल कर काम करें। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात है राणा साहब वहाँ चले गए। इसमें कोई अच्छा, वो जो लोग हैं, जो लोग व्लॉगर्स हैं, कुछ लोग कह रहे हैं जी अब तो वहाँ लड़ाई झगड़े होंगे, राणा साहब ये कहेंगे, मोहसिन नकवी साहब ये कहेंगे, शहबाज साहब बीच में फंस जाएंगे, इस्टेब्लिशमेंट ये कहेगी। वो मैं समझता हूँ ऐसे नहीं होगा। उसकी वजह क्या, एस्टैब्लिशमेंट भी अफोर्ड नहीं कर सकती कि ये जो सिस्टम है ये रैप अप हो, और नून लीग भी अफोर्ड नहीं कर सकती कि ये सिस्टम रैप अप हो जाए। अगर ये सिस्टम डिस्टेबलाइज हो गया एस्टैब्लिशमेंट की नाराज़गी की वजह से या नून लीग
की इंसिस्टेंस की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई, इसका सिर्फ फ़ायदा इमरान खान को होगा और पीटीआई को होगा, और ना एस्टैब्लिशमेंट को फ़ायदा होगा ना नून लीग को फ़ायदा होगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये छोटी मोटी कशमकश चलती रहती है, ठीक है, मगर ये कहीं जाके एक्सप्लोड नहीं करेगी। अच्छा। वो सूरत हाल नहीं होगी कि सेम पेज से ही हट जाए। इनकी मजबूरी है सेम पेज पे रहना। अच्छा। जो कि बाजवा साहब और इमरान खान की मजबूरी नहीं थी। वो अगर मजबूरी होती तो फिर ये ना होता जो कुछ हुआ। बाजवा साहब ने अपोजिशन बाहर बैठी हुई थी, खड़ी हुई थी, उनके साथ राब्ते कर लिए थे एट सम स्टेज और दी अदर। यहाँ वो जो एस्टैब्लिशमेंट किसके साथ राब्ता करेगी? खान साहब के साथ? नहीं, वो तो वो कोई हो नहीं चांस सकता, नहीं, वो तो कोई वो हो अभी नहीं तक सकता। नहीं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इनको चलना पड़ेगा एक दूसरे के साथ। वो खींचतान होती है स्पेस लेने के लिए, वो कहेंगे कि हमारी बात मानी जाए, ये कहेंगे हमारी बात मानी जाए, थोड़ा बहुत लेन देन होगी, स्पेस लेने ज़्यादा नहीं होगी। ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन स्पेस लेने की बात आपने पिछले हफ्ते भी की, और मियां नवाज शरीफ साहब जो बहुत अरसे से खामोश थे, यकदम वहाँ हलचल यूँ पैदा हुई कि वो सदर बनने जा रहे हैं दोबारा पार्टी के, और 11 मई को शायद पार्टी के इजलास में ये फैसला भी हो जाए। जो जिस चीज़ ने सबको हैरान किया वो ये कि एक ओहदा जो आइन में मौजूद ही नहीं है, जिसकी हैसियत अलामती है, वो है डिप्टी वज़ीर आज़म का। और उस पर वो इसहाक डार साहब, जिनके हवाले से शुरू में आपने प्रेडिक्ट किया था कि वो चेयरमैन सेनेट बनेंगे, फिर वज़ीर ख़जाना, लेकिन सबकी रिजर्वेशन पीपल्स पार्टी समेत थी कि ख़जाना नहीं, फिर ख़जाना के बजाय वो खारिजा में आ गए। एंड यू सेड इन यू मैनी शोज़ के वो ही इज़ नॉट हैप्पी ओवर देयर, इतना ज़्यादा इंजॉय नहीं कर रहे। वो डिप्टी वज़ीर आज़म तब अपॉइंट हुए जब वो सऊदी अरेबिया के विज़िट पर थे। तो उनके ओहदे की अगर हैसियत नहीं है तो ये अपॉइंटमेंट क्यों? ओके, पहले तो मैं जवाब दे दूं जो आपने जाते जाते बात कर दी नवाज शरीफ साहब की, जी, कि वो प्रेसिडेंट भी बनेंगे जी। अब उनका बयानिया जो है काबीना में अंदर भी चल जा रहा है। पहले बाहर था, अब अंदर जा रहा है ना जी। अब ये कुछ लोग समझते हैं कि नवाज शरीफ कंट्रोल लेने लगे हैं, हाँ। और वो शहबाज शरीफ का बयानिया तब्दील करने जा रहे हैं वहाँ। कुछ लोगों ने यहाँ से आगे 2+2 करके 22 बना के कहा कि ऐन मुमकिन है कि वो आगे जाके खुद कहेंगे मैं भी प्राइम मिनिस्टर बनता हूँ और शहबाज साहब हट जाओ। ये बात की है भी लोगों ने। हाँ, ऐसा ही है। ये भी है कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, वो वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। यही बात जी। तो मैं समझता हूँ ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। नवाज शरीफ साहब की एक परेशानी है, वो ये है कि हम आ तो गए हैं, जो हमने पीडीएम गवर्नमेंट के अंदर जो इकदाम किए एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे, उसके साथ हमारी लाइन पिट गई है। वो 8, 10, 15, 12 महीने जितने भी ये लोग रहे हैं, आधा रीज़न कि ये लोग जो हारे हैं इस वक्त, जो सीटें नहीं मिली, वो यही है कि आवाम नाराज़ थी, आपने पीडीएम के ज़माने में क्या कर दिया। अब ये खदशा ये है कि आगे भी जो काम हो रहा है उसके साथ और आवाम इनके ख़िलाफ़ होगी। अच्छा। तो नवाज शरीफ साहब की ये कोशिश है कि इसी तरीके के साथ पार्टी को बचा लिया जाए। ये जो बयानिया एस्टैब्लिशमेंट एंड IMF का जो बयानिया है, जिसको अब शहबाज शरीफ साहब और काबीना आगे बढ़ाएगी, इसके साथ नून लीग उड़ जाएगी। जो रह गया ना थोड़ा बहुत, अवाम माफ़ नहीं करेगी, बिकॉज सारा बोझ अवाम पे आ रहा है। बिल्कुल। मेरे पे तुम्हारे पे आएगा, हम वैसे भी कभी इधर हम कभी वोट ही नहीं डालने जाते, घर बैठ जाते हैं जन्नत में जाएं सारे एक जैसे। मगर अवाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वोट। इसलिए नवाज शरीफ साहब की ये कोशिश है किसी तरीके के साथ कोई ऐसा बयानिया बनाया जाए जिससे थोड़ी सी अलहदगी हो जाए। ये जो इस्लामाबाद में जो इक़दाम होने जा रहे हैं अवाम के ख़िलाफ़ होंगे मोस्टली, ठीक है ना। IMF का प्रोग्राम इज़ बेल्ट टाइटनिंग, और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ आवाम को होगी जब बिजली और पानी और गैस और महंगाई बढ़ेगी, और जो कम नहीं होने का इम्कान, अच्छा, कोई कम नहीं होने का इम्कान अभी फौरी तौर पे। और अगले 2 साल बिल्कुल मुश्किल किस्म के हालात चलेंगे। अभी आप देख रहे हैं कभी फार्मर स्ट्राइक कर रहे हैं, उधर पीपल्स पार्टी कह रही है कि प्राइवेटाइजेशन मत करें, नहीं तो वो लेबर, अभी बिलावल साहब वहाँ लेबर को एड्रेस कर रहे थे, उनको एश्योरेंस दे रहे थे हम नहीं होने देंगे वगैरह वगैरह। पीपल्स पार्टी तो किसी और डायरेक्शन में। अब तो मैं ये समझता हूँ कि आयशा के नवाज शरीफ साहब की ये कोशिश है कि हर बात जो है ना आवाम के ख़िलाफ़ जो हो रही है, हर बात ना मानी जाए, कुछ थोड़ा बहुत डिस्टेंस लिया जाए, कुछ प्रेशर डाला जाए गवर्नमेंट के ऊपर अंदर से बैठ के कि जी ये ना करें, इसको ऐसे कर दें, इसको ऐसे कर दें, कुछ आवाम के लिए कुछ स्पेस निकाली जाए। क्योंकि जो इस वक्त IMF का प्रोग्राम है उसके अंदर आवाम के लिए कुछ नहीं है। तो अगर मियाँ साहब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मरियम ने रोटी का कीमत, अस्पताल, अब देखिए ना पंजाब गवर्नमेंट जो रुख लिए हुए वो बड़ी प्रो अवामी रुख है ना, और उधर फेडरल गवर्नमेंट जो रुख लिए हुए वो तो IMF का रुख है। तो IMF का रुख इज़ एंटी अवाम फॉर द टाइम बीइंग। तो मेरा ख्याल है ये बात है कि मियाँ साहब परेशान हैं
कि आगे हमारी लाइन पिट गई है, हमारे सारे बयानिए उड़ गए हैं, हमें ये मजबूरी में ये सब कुछ करना पड़ा है। लेकिन कैबिनेट में जाके और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बन के अब खुद मैं को आ रहा डिस्टेंस हूँ, कैसे करें? अब ये मैंने पहला सवाल का जवाब दिया, अब मैं ठीक आ है। रहा हूँ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। हाँ 2 मिनट हैं। हाँ है बिल्कुल है। तो अब आइए कि डार साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर क्यों बनाया। देखिए पहली बात तो ये है कि डार साहब रिप्रेजेंट्स राइट हैंड मैन ऑफ नवाज शरीफ। राइट हैंड मैन नवाज शरीफ जो है वो कैबिनेट में ही नहीं है, वो इस्लामाबाद में ही नहीं है कहीं, और अगर वो कोई नंबर 2 पोजीशन तो ले नहीं सकते, वो तो इट वुड बी एन इंसल्ट। तो इसलिए उनके लिए 2-3 पोजीशंस ही थी जो कि वो ले सकते थे, जिसमें उनकी अहमियत पहचानी जाती और नवाज शरीफ साहब की नुमाइंदगी जो है वो नमूना तौर पे नुमाया होती। अब वो क्या था, एक सेनेट बन नहीं सकते थे जी। वो पीपल्स पार्टी को देना था। हाँ वादा था। वो तो था उधर। अब रह गया क्या, पीछे क्या रह गया था, एक डिप्टी खजाना था और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। खजाना था। हाँ। खजाना के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी और कह दिया था उन्होंने कि हमें नहीं। अब ये बहुत बड़ी बात होती है अगर लड़ पड़ते इसके ऊपर कि नहीं हमने तो बनाना है। ये ऐसी चीज़ थी जहाँ एस्टेब्लिशमेंट ने पहले ही फैसला किया हुआ था कि हम किसको लाएंगे और SIFC चलाएंगे और फाइनेंस हमने अपने पास रखनी है। बिकॉज सियासतदान जो है वो काफ़ी नरमी शो करते हैं जब सख्त इकदाम करने पड़ते हैं, और स्पेशली ट्रेडर्स और इधर वो सियासी तौर पे देखते हैं ना यार, और कल स्ट्राइक होगी क्या होएगा, कल गाली पड़ी क्या होगा, हमने वोट लेने वोट बैंक भी देखना है। तो एस्टैब्लिशमेंट तो ये देखती नहीं है, कोई लेना वेना तो है कोई नहीं, जिम्मेदारी कोई नहीं है, इख्तियार है और जिम्मेदारी कोई नहीं। तो इसलिए उनको ये कहा गया कि यार फिर रहने दो है, कौड़ा कोट करिए, तुसी फॉरेन मिनिस्ट्री ले लो। अच्छा अब तो उन्होंने उस वक्त सजेशन दी थी। अच्छा अब मैं आपको बता रहा हूँ कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दें। अच्छा ये मैं अब आपको पहली दफ़ा बता रहा हूँ। ओके हल्का सा आपने इशारा दिया, लेकिन आपने इससे ज़्यादा बात नहीं की थी। आपने कहा मुझसे ज़्यादा ना पूछिएगा। हाँ बस आज मैं आपको बता रहा हूँ कि पहली चॉइस यही थी कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दें। एस्टैब्लिशमेंट ने उस वक्त सोचा हुआ था कि या तो काकड़ साहब को हम सेनेट चेयरमैन बनाएंगे या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। काकड़ साहब की बड़ी खिदमात हैं पिछले अनवारुल्लाह काकड़ साहब। उनको बलूचिस्तान में भी कुछ नहीं मिला जी, उनको सेनेट का चेयरमैन बनाना था, वो भी आखिरी मिनट पे पीपल्स पार्टी ने करके वो अपना बंदा बना दिया। ठीक, और फिर ये था कि इनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। अच्छा बिकॉज वो कॉन्टिन्यूटी चाहते थे ना, काकड़ साहब को भी तो रिवॉर्ड देना था। तो अब उनको कहीं वज़ीर खारजा तो नहीं बना देंगे? नहीं अब सुनो ना, पूरी बात करने दो। अच्छा तुम भी बड़ी सासी, जल्दी है, तुम बड़ी सासी का वक्त आ रहा है। नहीं बड़ी सासी हो तुम। अच्छा तो अब तो उस वक्त इन्होंने कहा था नहीं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं। अच्छा मेरा ख्याल है जब ये सेनेट चेयरमैन नहीं बने काकड़ साहब, तो फिर शायद ये बात चली ना हो कि काकड़ ने भी तो ऐसे एडजस्ट करना है, इनको भी कोई प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, इनको तो भी कोई अच्छा सा ओहदा मिलना चाहिए। तो जैसे इन्होंने सोचा और एस्टैब्लिशमेंट को पता चल गया होगा कि ये इनको ला रहे हैं राणा सनाउल्लाह को अंदर ला रहे हैं, उन्होंने सोचा कि असी अपना बंदा पाइए जल्दी ना अच्छा कैबिनेट है। हाँ, ठीक हाँ। तो उधर उनको पता चल गया कि जी ये अब फिर आ रहा है प्रेशर हमारे पे, ये आएगा कि सनाउल्लाह के काकड़ साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। जल्दी नाल 2 रीजंस, जल्दी ना डार नूं लगा दो। ठीक, इस पर डिस्कशन की अब टाइम नहीं है कि वापस जाके कोई पता नहीं किसी वक्त फोन आ जाएगा कि लगाओ जी साढ़े काकड़ नूं, असी उस तो पहले के फोन आ जाए असी पहले लगा दीए पहली गल, ताकि एक चीज़ होगी फिर इसको रिवर्स तो नहीं किया जा सकता। हाँ, ज़ाहिर है इतनी बड़ी दूसरी बात ये भी साथ साथ ये आर्ग्यूमेंट हुई है कि देखे जी पीपल्स पार्टी तो बाहर बैठी हुई है ना जी, तो हम सबको पता है उन्होंने आना ही आना है वापस, आना कि नहीं आना, आना ही आना है। सब कह रहे हैं बजट के बाद आएंगे। हाँ। तो फिर जब वो आएंगे तो वो क्या मांगेंगे? क्या मांगेंगे? बिलावल के लिए वो फॉरेन मिनिस्ट्री मांगेंगे। हाँ, पहले भी वो फॉरेन मिनिस्टर थे। अच्छा या कम से कम वो फॉरेन मिनिस्ट्री तो मांगेंगे ना, कम से कम, या ये ना हो डिप्टी प्राइम मिनिस्टरशिप मांग ले। वही ना, वो मुझे तो ऐसा लगता है एलिवेट करेंगे। तो अगर उन्होंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टरशिप मांग ली या फॉरेन मिनिस्ट्री मांग ली तो डार साहब का क्या होगा? क्या होगा? तो बेहतर यही है जल्दी से इनको ये लगा दिया जाए। और जब पीपल्स पार्टी अपना डिमांड करेगी तो उनको फिर फॉरेन मिनिस्ट्री दे देंगे हम। अच्छा ठीक है। तो ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है। ओके ठीक, और इसमें नवाज शरीफ साहब का ज़ाहिर है हाथ है।
हाँ, ठीक है। और ये जो आपने देखा ना रातों रात संडे के दिन हो गया, एक दिन के अंदर अंदर राणा साहब वहाँ पहुँच गए और डार साहब वहाँ पहुँच गए, तो ये है टू प्रिक्लूड के जो स्लाइड हो रही है अवे फ्रॉम गवर्नमेंट टुवर्ड्स द एस्टैब्लिशमेंट Okay. या पोटेंशियली टुवर्ड्स पीपल्स पार्टी, हाँ। उसको ज़रा हॉल्ट कर लिया जाए। Okay. दिस इज व्हाट्स हैपेंड। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। जहन में बहुत से सवाल उठ रहे हैं क्योंकि जावेद की भी प्रेडिक्शंस हैं। साद रफीक साहब और जावेद लतीफ़ साहब भी एडजस्ट होने जा रहे हैं, ब्रेक से पहले बता दें अगर देखिए साद साहब तो मेरा ख्याल है होना ही नहीं चाहते एडजस्ट, मेरा ये ख्याल है। उन्होंने एक दो बयान भी ऐसे दिए हैं जो लगता है ऐसे है कि वो काफ़ी थक गए हैं ये सब ड्रामे से, और बस पार्टी के सेक्रेटरी जनरल बन मगर मेरा जाएंगे। हाँ, और अगर वो ये हुआ हाँ। कि जी प्रेसिडेंट मियाँ साहब और साद साहब जो है सेक्रेटरी जनरल। वो, हाँ, तो मेरा ख्याल है ही विल बी क्वाइट हैप्पी विद व्हाट अबाउट जावेद लतीफ़ अच्छा, साहब? जावेद लतीफ़ साहब डेफिनेटली, आपको याद होगा पहले भी ही वाज जस्ट हैप्पी, उनको कैबिनेट में ले लिया विदाउट पोर्टफोलियो, ही वाज ओके देयर। अब जावेद साहब जो है अभी भी लगे हुए हैं जी, अभी भी लगे वो हुए कह हैं। रहे हैं शहबाज साहब की छुट्टी और इलेक्शंस अर्ली। वैसी कोई चीज़ नहीं है, अच्छा। कोई छुट्टी वुट्टी नहीं होनी, ना ही कोई इलेक्शंस अर्ली होने हैं। ये दिस इज जावेद साहब फील्स कि उनके साथ हाथ हो गया। अब वो हाथ किसने किया है, आई रादर नॉट गो इनटू इट बिकॉज देन मसला बन जाएगा। आपके लिए कोई एक मसला है वैसे, नहीं तो और मुझे कितने बड़ी मसले चीज़ें हैं? सोच के कहनी पड़ती हैं। तो मेरा ख्याल है जावेद लतीफ़ साहब जो हैं वो कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट करना पड़ेगा, वो हो जाएंगे। फिर बात आएगी खुर्रम दस्तगीर की, वो भी तो थोड़े से जाहिर है, upset लेकिन है वो ना। खामोश हाँ, हैं, मगर चुप, वो चुप। और तरीके से अपनी नाराज़गी का इजहार करते हैं। देखिए उनकी फैमिली जो है हैज़ बीन इन मुस्लिम लीग फॉर पता नहीं कितने सदियों से, आप समझे। तो उनके लिए, उनके वालिद के लिए बहुत बड़ा शौक हुआ है ये ठीक। कि वो हार गए हैं हाँ। और उनको फिर याद नहीं किया किसी ने। हाँ, देखिए ना, कुछ लोगों का ये इल्ज़ाम है कि जो लोग हारे भी हैं उनको याद कर लिया गया था। कर लिया ऐसे गया। ज़्यादा बात नहीं करनी मैंने। हाँ, वो फोन जो चले जाते हैं, बस ठीक है। इससे ज़्यादा। अच्छा, तो कुछ लोगों को हार गए, उनको याद नहीं किया, हाँ। तो वो कुछ लोग ऐसे भी नाराज़ हैं। तो अब लेट्स सी। अच्छा, ब्रेक पर जाने से पहले बस एक मुख्तसर सा जवाब दे दें कि राना सनाउल्लाह साहब और ये सागडार साहब के हवाले से जो फैसले हैं ये म्यूचुअली लिए गए हैं शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब की तरफ से, या ये नवाज शरीफ साहब की तरफ से कहा? नहीं, एक चीज़ याद रखिएगा, हाँ। हर फैसला नवाज शरीफ साहब का, अच्छा। उससे शहबाज साहब का इनपुट होती है। हाय, शुक्रिया, ये ठीक मैं है, आपको आज बता रहा हूँ। क्लियर। कोई मियाँ साहब ऐसा फैसला नहीं करते, भरा नूं बुलाते ने, बह के गल करते ने। अच्छा। 90% ऑफ द टाइम शहबाज साहब हल्की सी अपनी बात कर देते हैं। हाँ। वो देख लेते हैं भाई का मूड क्या है, हाँ। कितना आगे बात करनी है। ठीक। अगर वो समझ जाते हैं कि वो उन्होंने अपना मौकफ माइंड मेकअप कर लिए, तो वो कहते हैं ठीक है पाजी। तो फिर वो जाके दूसरे लोगों को बनाते हैं कि मैं क्या करूँ, वो इंसिस्ट कर जिਵੇਂ ਉਹਨਾਂ किया है। हाँ, हाँ, तो ठीक है। जिम्मे उन्होंने किया मैं की करा, की करा। तुसी फिक्र ना करना, मैं संभाल संभाल लांगा। तो वो लांगा। बेचारे कभी इधर संभालते हैं, कभी उधर संभालते हैं, और सारा वक्त वो पिंग पोंग ही चलता रहता है। मगर ये सियासत के उनकी interesting ये है। उनकी हिम्मत हिम्मत है। है कि इसके बावजूद के प्रेशर इधर से भी है, उधर से भी है, इधर से भी है, वो फिर भी चला रहे हैं गाड़ी को। चला रहे हैं सारे, और सारी अफवाहें वक्त के साथ साथ दम तोड़ जाती हैं। ब्लॉगर्स का ये कहना कि नून में से शीन निकल गई, शीन में से नून निकल गई, पॉइंट टू बी नोटेड। कोई बात नहीं। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। पिछले हफ्ते जो एक और अहम मामला डिस्कस हुआ था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बाबर सत्तार साहब के हवाले से मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि 4 इदारे हैं जिन्होंने एतराज़ उठाया कि रिक्यूज़ करें खुद को। आपने रिक्यूज़ल पर क्या जवाब दिया था बाबर सत्तार साहब के हवाले से? जी, बाबर सत्तार साहब क्या खुद को वाकई रिक्यूज़ कर लेंगे? मेरा नहीं ख्याल वो रिक्यूज़ करेंगे, अगर उन्होंने करना होता तो इतनी आगे ना बढ़ते हो। अच्छा सेठी साहब, वो बाबर सत्तार साहब ना सिर्फ ये कि आगे बढ़े हैं बल्कि उन्होंने तौहीन अदालत का इंदिया देते हुए जुर्माने भी आयद कर दिए। वो सबको पता है कि किस तरह से वहाँ पर सबसे पहले उन्होंने इस मामले को टेकअप किया। अब वो मामला तो वहाँ तक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एजेंसीज़ के रोल को लेकर तजावीज़ तलब की गई थी हाई कोर्ट से, वो सब वहाँ ज़ेर गौर आई। जब सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस के ख़त का मामला ज़ेर गौर आया, ज़ेर बहस आया, अटर्नी जनरल भी वहाँ मौजूद थे, मुदाखलत अंदर से होती है, बाहर से होती है, सो मैनी क्वेश्चंस एंड सो मैनी थिंग्स। मेरा जो सवाल है वो ये है कि ये कितना संजीदा मामला है, और आपके ख्याल में बार बार ये पूछा गया कि अदलिया क्या कर सकती है इसमें, क्या अदलिया इस मामले को वंस फॉर ऑल हल कर लेगी? नहीं, अदलिया नहीं हल कर सकती। एजेंसियां जो हैं वो किसी के कंट्रोल में नहीं होती, और आपको पता भी नहीं होता वह क्या कर रही हैं, कोई सबूत तो आपको मिलता नहीं है। और वैसे भी अगर आप नेशनल इंटरेस्ट एजेंसीज जो होती हैं उनके ख़िलाफ़ अगर आप कोई कार्रवाई करें, दुनिया में कहीं नहीं होता। ये बड़ा मुश्किल काम है, बिकॉज उनके पास जो वसाइल होते हैं दे कैन डिस्ट्रॉय एनीथिंग एंड एनीवन। तो इसलिए मैं समझता हूँ, मगर ये पुशबैक ज़रूर है, और अच्छा है, ये थोड़ी बहुत पुशबैक होनी चाहिए। कि मतलब पहले तो ये था कि लोग जजेस के चेम्बर्स में आ जाते थे,
फिर फ़ोन कर कर के ये करवाते थे। तो मेरा ख्याल है ये जितना कम हो जाए उतना अच्छा है। ये ख़त्म नहीं होगी ये बात, आज थोड़ी सी पीछे हट जाएंगे, कल को फिर शुरू हो जाएगा। तो ये मगर ये अच्छा है कि ये जज हज़रात ने इकट्ठे होकर एक पैगाम भेजा है, और कुछ नहीं तो खुद अपने आप को मजबूत समझेंगे कि चलो एटलीस्ट इकट्ठे तो हो गए हैं। बट मेरा ख्याल है ये पुशबैक के कोई रिएक्शन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नहीं आएगा। अच्छा। इसके ऊपर, अच्छा। क्योंकि ये पुशबैक अगेंस्ट इस्टेब्लिशमेंट ही है ना, गवर्नमेंट के खिलाफ तो है नहीं ये पुशबैक। तो मगर आज मैंने सुना है कि वो चीफ की तरफ से भी, आर्मी चीफ की तरफ से कोई असल में आपने जब बात की ना कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जवाब नहीं आएगा, आज आर्मी चीफ ने एक तकरीब से खिताब करते हुए ऐसी बात कही जिसको हर कोई ये रिलेट कर रहे हैं कि शायद ये अदलिया को सिग्नलिंग है या मैसेजिंग है, कि वहाँ जो सवाल उठे वो आर्मी चीफ की स्टेटमेंट थी कि हम अपनी आइनी हदूद को बखूबी जानते हैं और दूसरों से भी आइन की पासदारी को मुकद्दम रखने की तवक्को रखते हैं। क्या ये अदलिया को पैगाम है? जी, उन्होंने जो हवाला दिया है जिस आइन के शिक का, उसका ताल्लुक तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ। जी, आर्टिकल 19 है। तो उनका ये पुशबैक अगेंस्ट जुडिशरी नहीं है, ये पुशबैक है अगेंस्ट सोशल मीडिया बेसिकली, बिकॉज सोशल मीडिया के ऊपर अब कानून भी बनने शुरू हो गए ना, और वो प्रेशर एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से आ रहा है। ठीक, बिकॉज जाहिर है ये जिस किस्म का जिन हालात हैं, बड़े टची हालात हैं, मुल्क डिवाइडेड है, इकॉनमी गिरी हुई है, इंटरनेशनल प्रेशर्स हैं, टेररिज्म बढ़ी हुई है, तो द एस्टैब्लिशमेंट हैज टू डील विद ऑल दीज इश्यूज। गवर्नमेंट कमज़ोर है, तो किसी को तो मजबूत होना पड़ेगा ना। तो इसके अंदर ये जो अफवाहें, फेक न्यूज़, फोटोशॉप्ड सारा कुछ, और फिर आर्मी चीफ के ऊपर डायरेक्ट अटैक, ये कोई आज से तो नहीं, ये तो जब से वो बने हैं उस दिन से पीटीआई अटैक कर रही है उनको, और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कुछ लोग बाहर बैठे हुए हैं, वो लगे हुए हैं, कुछ लोग यहाँ फिर फॉल्स आइडेंटिटीज के साथ लगे हुए हैं। तो दिस इज़ नॉट गुड फॉर द आर्मी, बिकॉज वो डिसिप्लिन एंड यूनिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है फॉर नेशनल सिक्योरिटी। तो मेरा ख्याल है ये उनकी तरफ है ये पैगाम कि प्लीज़ आप अगर समझते हैं कि यू हैव अ राइट टू से दीज थिंग्स, वी थिंक कि ये भी इसके ऊपर भी पाबंदियाँ होती हैं। और फिर जब कानून अपनी हरकत में आ जाता है, क्योंकि आपने वायलेट कर दिया होता है, तो फिर आप लोग शोर डालना शुरू कर देते हैं। तो ये मेरा ख्याल है उनकी तरफ से ये एक पुशबैक है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है यहाँ तक है, इसके आगे आपका नाक शुरू हो जाता है। तो मैं अपने नाक से आगे जाऊंगा तो फिर नाक कटना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये हमें भी पता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट राइट नहीं है, रिलेटिव राइट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी आज़ादी जो है वो आपकी आज़ादी के ऊपर को ना खराब, आपकी आज़ादी वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ मेरी शुरू होती है, जहाँ आपकी शुरू होती है वहाँ मेरी खत्म हो जाती है। तो ये ही बात है जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं, बिकॉज कानून आ रहे हैं। अब देखिए ना ये ट्विटर के साथ क्या हुआ है, यही हुआ है ना कि एक पूरा सोशल मीडिया का एक मजबूत इदारा है जिसको फार कर दिया। मतलब है कि कोई लंबे चौड़े एहतजाज नहीं, कोई इंटरनेशनल आउटक्राई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ट्विटर अब हमें आदत पड़ गई है ट्विटर के बगैर। बिल्कुल ऐसा ही है, कैसा प्लेटफॉर्म जो इंटरनेशनली जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वीपीएन, कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं, बल्कि मिनिस्ट्रीज उसी से ट्वीट कर रही होती हैं और मिनिस्ट्रीज कर रही हैं, मगर हम नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो तो उसकी जो एफिकेसी है, जो इफेक्टिवनेस है, वो तो उन्होंने आधी से ज्यादा नॉकआउट कर दिया। तो उसके साथ बड़ा फर्क पड़ गया ना, ये फेक न्यूज और ये चीजें जो है अब वो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर घूमती है। हाँ, मगर वो तो ठीक है, वो तो पहले से कन्वर्टेड लोग हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं, और शायद और आगे भी फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिसे हम फ्रीडम ऑफ स्पीच समझते हैं, उसके ऊपर कोई पाबंदियाँ लगेंगी। बिल्कुल ठीक है। ये प्रेडिक्शन आपने अपने पहले शो में भी की थी, और सिटीज़न का रोल बढ़ेगा आने वाले दिनों में, ये प्रेडिक्शन भी अपने अली शोज़ में की थी, और हम देख रहे हैं कि अदलिया अपने आप को असर्ट कर रही है। अब अगली समाअत जजेस ख़त की जो है वो 7 मई को है, देखना है तब कौन से सवाल उठते हैं और उनके क्या जवाब मिलते हैं। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। सेठ साहब, एक और मामला जिसको लेकर नैब के किरदार पे बहुत से सवाल उठते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल साहब, मुस्लिम लीग नून के एक भी सितारे हुआ करते थे, उन पर जो LNG रेफरेंस बनाया गया था 2019 में, 200 से ज़्यादा उसकी पेशियाँ हुई, इन्होंने सज़ाएँ काटी, 100 से ज़्यादा दिनों में ये कैद रहे मिफ्ता इस्माइल साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, और भी बहुत अहम ओहदों पर तैनात शख्सियात इसकी गिरफ्त में आई। नैब ने उनके हवाले से रेफरेंसेस वापस ले लिए और उनको बरी कर दिया गया एहतसाब अदालत की जानिब से। क्या मिला इस रेफरेंस से किसी को? कुछ नहीं यार, ये खान साहब को कहा गया था और ये तस्लीम किया है एक दो जर्नलिस्ट ने जिनकी इनके साथ बात हुई कि यार इन लोगों को मत गिरफ्तार करो, केसेस कोई नहीं है इनके खिलाफ। खान साहब ने उस वक़्त ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि देखो ये मेरा बयानिया है,
कि ये सब करप्ट है। अगर आप ये मुझे कहते हैं कि इन्होंने करप्शन नहीं की तो मेरा बयानिया कहाँ जाएगा? तो मुझे तो इन सबको गिरफ्तार करना ही करना है। और उन्होंने गिरफ्तार किया, उन्होंने तो फिर नवाज शरीफ साहब से शुरू हुए, शहबाज साहब, आसिफ ज़रदारी साहब, राजा परवेज़ अशरफ साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, मरियम नवाज़, इसहाक डार साहब, राना सनाउल्लाह साहब, एहसन इकबाल, मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खाकान अब्बासी, मतलब है उन्होंने छोड़ा कोई नहीं, सबको डर दिया। अब सारे एक्विट हो गए अब जी, और क्योंकि केसेस नहीं थे, केसेस नहीं थे, वो ज़बरदस्ती ये किया गया टू सेंड अ मैसेज अपना बयानिया को मजबूत करने के लिए और अपोजिशन को नॉकआउट करने के लिए। तो ये बड़ी ज़्यादती की थी खान साहब ने, मगर अब ये सब एक्विट हो गया। अब दिलचस्प बात यह है कि मिफ्ता इस्माइल साहब फट गए, फट पड़े जी। अब देखिए उनके साथ जो हुआ, देखिए वो एक कारोबारी शख्स थे, बाकी सब तो सियासतदान थे। ये सारे ग्रुप के अंदर सिर्फ एक कारोबारी शख्स था जो सियासतदान नहीं था, मगर वो एज अ टेक्नोक्रेट नून लीग में आया, वो थे मिफ्ता इस्माइल साहब। बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, अरबों रुपए की इनकी बिजनेस है, इनके और इनके भाइयों की। ही डिडंट नीड टू कम इनटू दिस। इनकी फैमिली अभी भी उनको कहती है तुम कहाँ चले गए हो, छोड़ो, स्टॉप दिस पॉलिटिक्स। हम मेमन भाई भीमन लोग, हम ये सियासत नहीं करते हम। अच्छा, ये बाहर के पड़े हुए हैं, आइडियलिस्टिक हैं थोड़े से, मुल्क के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, पैसा वैसे की कमी नहीं है, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो कुछ ना कोई खिदमत करूँगा। तो सोचा कि इमरान खान के साथ तो नहीं चल सकते, तो नून लीग में ही आ जाए। तो नून लीग में उन्होंने अपनी पूरी कारकर्दगी की कोशिश की। अब वहाँ दो चीज़ें हुई, एक तो ये इमरान खान साहब ने उनके साथ ये पकड़ के अंदर कर दिया, ठीक, जाहिर है बहुत बड़ा वो स्कार है उनके ऊपर, और अगर वो इमोशनल हो गए एक इंटरव्यू के अंदर तो उन्हें एहसास है इस बात का कि उन्होंने जेल क्या, उन्होंने तो कोई किसी किस्म की तकलीफ नहीं देखी थी अपनी ज़िंदगी में। उनकी फैमिली इतनी सिक्लूडेड और इतनी क्लिनिकली आइसोलेटेड थी, उन्हें तो हमेशा एक कंफर्ट के अंदर रहे वो, और उनको तो तसव्वुर भी नहीं हो सकता था, और वो करप्शन का तो सोच भी नहीं सकते। वो इतने अरबपति हैं कि उनको करप्शन की ज़रूरत नहीं है, और वो सारा पैसा जो भी उन्होंने बनाया वो लिजिटिमेटली बनाया कारोबार करके, और उस कारोबार के अंदर कोई कमीशंस नहीं है, कोई हुकूमत से ये करना वो कोई नहीं, प्राइवेट कारोबार है, चॉकलेट बनाते हैं हाँ वो कोको, और वहाँ भी लोग लड़ते हैं कि जी 3 की हो, 4 की नहीं है, 5 की नहीं है, और बड़े स्मॉल मार्जिन के ऊपर करते हैं, मगर बिजनेस इज 100 मिलियन, तो मार्जिन 2-3-4% है उनका, मगर वो मतलब दैट इज द मेमन अप्रोच। बिल्कुल। अच्छा, तो अब बात ये है कि उनके साथ जो हुआ वो स्पेशली ज्यादती है, क्योंकि बाकी सियासतदान तो जब सियासत करते हैं उन्हें एहसास होता है कि किसी दिन अंदर भी होना है तो अंदर करना भी है, ऐसे ही है ना, मगर मिफ्ता साहब के साथ बड़ी ज्यादती हुई। अच्छा, उसके बाद एक और ज्यादती हुई, क्या वो ये ज्यादती हुई कि जब ये पीडीएम की गवर्नमेंट में थे जी तो इनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। आईएमएफ से डील के मामले में बेचारे आईएमएफ के डील इन्होंने बड़ी लड़ाई की कि ये डील करनी चाहिए नहीं तो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। उस वक़्त पीटीपी पीएमएलएन के अंदर एक ग्रुप था, मियाँ साहब का ग्रुप था, वो कहता था कि नहीं हमने आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं करना, हमारा बयानिया उड़ जाएगा, आवाम दूर हो जाएगी। इनका ये बयानिया था शायद खाकान अब्बासी का और शहबाज शरीफ का और मिफ्ता इस्माइल साहब का कि नहीं हमें ये करना पड़ेगा, मुल्क के लिए करना पड़ेगा, पार्टी को पीछे रखें, मुल्क के लिए करें। बिकॉज मिफ्ता इस्माइल पार्टी के लिए नहीं आए थे, मुल्क के लिए आए। वो मैंने आपसे कहा ना, वो एक कुर्बानी, पॉलिटिशियन नहीं है बल्कि वो तो उसमें फिर ये हुआ कि लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, और मिफ्ता इस्माइल साहब जो बात कह रहे थे उसको मुस्तरद करके इसहाक डार साहब को लाया गया। अच्छा, अब जैसे कहते हैं ना वो पहिया जो है ना पूरा घूम चुका है। पहिया शुरू हुआ, मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि आईएमएफ करना है, मिफ्ता इस्माइल को निकाल दिया गया, ठीक, डार साहब आए, और डार साहब आए, कुछ ना हो सका, वापस आके वहीं आ गए और आप जाके आईएमएफ के पास पहुंच गए। ऐसे ही है जी, ऐसा ही है। अच्छा, अब बात यह है कि मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ तो ज्यादती हो गई 2 दफ़ा। एक तो अंदर हो गए पार्टी के लिए जबकि किया भी कुछ नहीं था, और दूसरा ये कि जो कह रहे थे वो माना नहीं, और आखिर में आके मार खा के वही काम किया जो मिफ्ता कह रहे थे। ऐसे तो अब फिर अजाला कैसे हो सकता है? उन्हें तो दुख तो होगा ना कि जो उनके साथ ज़ाती तौर पे और उनकी फैमिली के साथ हुआ, और जेलें काटनी पड़ गई, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, और वो सोच भी नहीं सकते थे, अपनी नाइटमेयर भी नहीं हो सकता था कि मेरे साथ ये होगा, जाली इल्ज़ाम लगेंगे इस किस्म के, वो हुआ। और उसके बाद फिर उनके साथ पार्टी ने जो किया
हाँ। तो मैं समझता हूँ दुखी हैं इस वक्त इसलिए, मगर अभी भी जो बात करते हैं वो उससे बड़ा वजन कि वो होता है। कटहरे में लाएंगे, वो ला सकेंगे इमरान खान साहब और जावेद इकबाल साहब? मुश्किल है। अच्छा, हाँ, मुश्किल है। मुश्किल चले है, हाँ। चले चले मगर पार्टी ये है, किसी हद तक जख्मों हमारी पर मरहम हमदर्दियां रख मिफ्ता दे। इस्माइल साहब के साथ है, बहुत ज्यादती हुई और उनके हमारी साथ। उम्मीद है कि वो किसी न किसी स्टेज पे हाँ। फिर अपना was सही here for किरदार जो है और मुल्क के लिए करेंगे। बिल्कुल अच्छी बात एक्नॉलेज है। किया जाना चाहिए पार्टी सतह पर उनकी खिदमात को, और जो उनके साथ हुआ उनसे ज़्यादा कम अज़ कम उनकी पार्टी कर सकती है, जिसकी खातिर उन्होंने ऐसे फैसले लिए जो उनके लिए इस तरह गले का फंदा बने, और आखिरकार उन्हें उस फंदे से निजात मिल गई। लेकिन अपनी साख की बहाली के लिए वो अदालत जाने का इरादा रखते हैं। सेठी साहब से कुछ मजीद जानना चाहें, टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने नंबर। अगले प्रोग्राम तक ले इजाज़त।